चले भाई, गुरुवार का दिन और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ। एक तो कल रात 11:30 बजे जो पॉलिसी आउटकम आया फेड की 2 दिनों की बैठक खत्म होने के बाद, प्लस उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पे आज खुलते ही हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं। उस पर रिएक्ट कर रहे होंगे, हमारा भी एक थोड़ा सा एक निगलिंग वरी है। आज हमारी भी एक एडिशनल एमपीसी की बैठक, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक लाइंड अप है। वाइडली एंटिसिपेटेड तो है, सिर्फ रिप्लाई फाइल होगा, पर है तो एक निगलिंग सा वरी, जिसके चलते बैंक निफ्टी ने पिछले कुछ दिनों अंडर परफॉर्मेंस वैसे ही दिखाया है, तो जहन में वो चिंता तो है ही है। तो इन सब से जूझने की तैयारी करनी है। नीरज जी बगल में, समझेंगे कि फेड की बैठक से निकल के क्या आया, और वीरू दिल्ली में समझाएंगे फिर जब अगर 150 पॉइंट नीचे 18,000 के स्तरों को वापस छूने की तैयारी कर रहे हैं तो रणनीति क्या है। बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर कंटिन्यू होना है या कुछ मूड बिगड़ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट स्तर टूट रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, SGX निफ्टी जो प्रेशर दिखा रहा है 18,000 के लेवल्स पर 150 पॉइंट नीचे, उसके पीछे की वजह समझिए। कल का यूएस मार्केट्स प्रेशर में कामकाज 1.5 से लेकर 3.25 साढ़े 3% अक्रॉस बेंचमार्क दबाव। ये तो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने लिखा 500 पॉइंट डाउ गिरा, पर असली तस्वीर जो है ना इंटरडे चार्ट्स में नजर आएगी। वो गिरा दरअसल 500 पॉइंट नहीं, गिरा 900 पॉइंट दिन के हाई से, क्योंकि 400 पॉइंट चढ़ा भी था और उसके बाद 500 पॉइंट गिरा है। तो ये 900 पॉइंट का ऊपरी स्तरों से दबाव बना और फाइनली 1.5% की कमजोरी के साथ यूएस मार्केट्स बाद। ये उनका टाइम था 2 बजे, हमारा टाइम था रात के 11:30 बजे। ये जो वॉलेटिलिटी की शुरुआत हुई, क्योंकि उसी टाइम पे आई पहले पॉलिसी स्टेटमेंट, उसके बाद उछाल, और उसके बाद जब पॉवेल साहब ने बोलना शुरू करा तो मामला गड़बड़ा गया। तो हुआ क्या, पहले अप फ्रंट समझ लिया जाए। ये वैसी फील आ रही है, लेफ्ट मुड़ेगा, नहीं राइट मुड़ेगा। अरे कंफ्यूजन क्यों था इतना, क्या हुआ, इस तरह की वॉलेटिलिटी क्या, और 75 बेसिस पॉइंट तो टीम सुबह से चला रही है, उसके अंदर की कहानी, आगे की कहानी सारी क्या है। देखिए, एक लाइन की कहानी ये है कि ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला कब रुकेगा ये नहीं पता। ठीक है, तो एक बात जो कल बहुत चल रही थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे पत्रकार, ये मतलब एक लोगों ने तो ये भी पूछा कि आप मुझे खुल के साफ साफ बताइए कि क्या दिसंबर में 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे आप। तो पावेल साहब का जो जवाब है, जो फेड की लाइन है, वो ये है कि ब्याज दर बढ़ने का सिलसिला कब रुकेगा, या टर्मिनल कहाँ पे होगा, टर्मिनेट रेट्स कहाँ पे बनेंगे, वो कहना असंभव है। तो जो एक बड़ी है ना कि हॉकिश पॉलिसी, तो वो इवन हॉकिश हो गई, और ज़्यादा वो हॉकिश हो गए हैं। तो उससे ये पता लगता है कि हो सकता है 5.5 जाए, 5.25 भी जा सकता है। दिसंबर में वो 50 बेसिस पॉइंट करेंगे, लेकिन 50-50 को कितनी बार करेंगे ये पता नहीं है। दिक्कत वहां से करेंगे नहीं करेंगे उसकी कौन सी गारंटी दे दी उन्होंने। हाँ नहीं, पहले तो ये है 50 करेंगे ये तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इस बात से खुश होते हैं कि वो 50 करेंगे, तो कितनी बार 50 करेंगे ये नहीं पता। इसीलिए आप देखिए, जब जैसे जैसे वो बातचीत करे तो मार्केट हर टिक पे ऊपर नीचे हो रहा था। वो एक बार बोलते थे कि हाँ हम इस बारे में सोच सकते हैं अगली बैठक में कि पेस को कम किया जाए, तो मार्केट ऊपर चला जाता था। फिर लेकिन जैसे वो करेंगे, लेकिन ये कब तक जाएगा पता नहीं, क्योंकि हमारा जो असली टारगेट है इन्फ्लेशन को 2% लाना, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो फेड की जो राय है, जो फेड का जो नज़रिया है, वो ये है कि उनके लिए अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज इन्फ्लेशन है। उनको ये मालूम है कि बहुत जगहों पे कंजम्पशन गिर रहा है, रियल एस्टेट मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद इन्फ्लेशन नीचे आने के कंफर्ट लेवल्स नहीं दिख रहे हैं। उनको ये भरोसा नहीं हो रहा है कि इन्फ्लेशन तेज़ी से नीचे आ रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि रेट बढ़ते रहेंगे, कहाँ तक बढ़ेंगे ये मुझे नहीं पता, पेस कम भी हो गया तब भी बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए जो मार्केट को निराशा हुई, जब जिसको ना कि एकदम ठंडा पानी डाल दिया उसके पूरे जोश पे, वो हुआ और फिर 500 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ। और आप सही कह रहे हैं कि वो 900 पॉइंट मान के चलिए, क्योंकि बहुत जोश था, उत्साह था। इवन 75 EPS के अनाउंसमेंट के बाद भी मार्केट नीचे आने को तैयार नहीं था, इतना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म था वहाँ पे। और सारे पत्रकार एक ही सवाल पूछ रहे थे, ये माहौल बनाया किसने, मुझे नहीं पता। मैं तो रोज़ इसी चर्चा को कहता था कि ये जो एक नैरेटिव बन गया कि पेस कम हो जाएगा, बस अब रुक गए हैं, पाइवोट हो गया, पाइवोट हुआ ना, और हॉकिश पाइवोट हो गई। ये हमारे गेस एस्टिमेट्स हैं कहां पे टर्मिनल रेट आ रहा है, फेड खुद ही कह रहा है कि हमें खुद ही नहीं पता, हमको भी नहीं पता। हाँ,
तो 5% हो, 5 तो मतलब बहुत ही, मुझे लगता है 5 से ज़्यादा होगा, 5.5 6 तक जाएगा, क्योंकि दिसंबर में बहुत ऑप्टिमिज्म में आप चलिए तो 50 बेसिस पॉइंट, तो 5.5 हो जाएगा। उसके बाद फरवरी मार्च में कल ही सुबह चर्चा हो रही थी इकोनॉमी के आंकड़े, जॉब्स रिपोर्ट, Exactly. किस तरह से 1 पे 2 जॉब्स। है ना, ये बात उन्होंने कही, उन्होंने 3 बार अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही कि जॉब मार्केट रोबस्ट है, वो रुक ही नहीं रहा है, तो इन्फ्लेशन कैसे कम होगा। अब वो अंडरलाइन कोई सुनने को तैयार नहीं था, वो बार बार ये कहते कि जॉब मार्केट इतना स्ट्रांग है कि उससे नहीं लगता मुझे कि इन्फ्लेशन रुक रहा है। और वही चीज़ बाद में उन्होंने जब क्लैरिफाई की तो हुआ। तो एक इसलिए पूरा मार्केट इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक दूसरी बड़ी जो जिक्र मैं यहाँ जरूर करना चाहूँगा, मर्क्स का जो कल रिजल्ट आया उसके बाद उन्होंने आगे का आउटलुक बहुत नहीं, वो मार्क्स जो शिपिंग वाली कंपनी, अच्छा, मैं वो जो उसने वार्निंग दे दी आगे के ट्रेड वार्निंग दी है, वो पहले भी दे चुका है। नहीं, पिछली बार वो दूसरा था जो जिसने फेडेक्स था। नहीं, इसने भी शिपिंग वाले ने बोला था, ठीक है, इसकी वार्निंग सीरियस है। इसकी वार्निंग सीरियस है कि ग्लोबल मार्केट में नेक्स्ट ईयर भी मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि शिपिंग लाइन बहुत नीचे जाएगी, प्राइस बहुत नीचे चले गए हैं, वो 4-5 हज़ार से $1200 के आसपास, मतलब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, स्लोडाउन आएगा, ये उसने भी कहा था, आपसे कह रहा हूँ, फेडेक्स ने कहा था, फेडेक्स ने भी कहा था। बहुत सीरियस, फेडेक्स तो हवा में जो माल ले जाते हैं और अब ये जो पानी में ले जा रहे हैं, और उनका ही मतलब ये $29 ट्रिलियन की माल ढुलाई करते हैं, ये पूरी दुनिया के मार्केट को ट्रैक करते हैं। तो ये बड़ी सीरियस वार्निंग है। मुझे लगता है ये 2 हाइलाइटर हैं आज के ग्लोबल मार्केट के। लेकिन फेड वाला अभी तो क्या वो रूल करेगा, लेकिन हाँ, ये सब ध्यान रखना है, ये सब दिक्कतें हैं जिनको हमें क्लोज। अच्छा, वो टावर अब एक बार स्क्रीन पे दिखाएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कहां छोड़ा था, कहां इस समय आ गए सारा। कल हम लोग फ्लैट इन ग्रीन, सारे फ्यूचर्स एकदम फ्लैटिश थे, स्लाइटली इन ग्रीन टिक्स थे, और वो प्रेशर आ गया सारा का सारा ऊपरी तरह से, तो वो सारा डाइजेस्ट हो रहा है ऊपर कमजोरी में एसजीएक्स निफ्टी की। ये प्लेट फ्लिप करिएगा, वो फेड की कमेंट्री, प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉवेल साहब की, उसके बाद से बॉन्ड यील्ड वापस इंच अप हो रहे हैं, डॉलर इंडेक्स वापस इंच अप हो रहा है। तो इक्विटीज अक्रॉस, इनफैक्ट अक्रॉस मार्केट्स इसी तरह से हॉकिशनेस वो अब डाइजेस्ट होती हुई आपको नजर आएगी। ये है दिक्कत इस समय जिससे जूझना आज खुलते हुए। अच्छा, इस पे तो हम खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे, पर दिन के दौरान एक दूसरी निगलिंग वरी चल रही होगी। आरबीआई ने जो कहा था एक अनशेड्यूल्ड स्पेशल मीटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसके बाद मम था, उसने तो बताया नहीं क्यों होनी है। हम सबका assumption ये चल रहा था कि भाई 3 क्वार्टर से महंगाई के आंकड़े जो डिसाइडेड बैंड है उसके ऊपर है, तो जवाबदेही का समय आ गया है और उसका रिप्लाई तैयार किया जाएगा। पर ऐसा होता है ना, जब 4 दोस्त मिल बैठे, गपशप लगी, बातें चली, तो बातें तो कहीं तक जा सकती हैं। एक्चुअली ऐसा होगा क्या? क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी सर से पूछने के लिए बुला लिया सुबह सुबह। जोशी सर सॉरी, सुबह सुबह फोन घुमाने के लिए, आपकी नींद में खलल डालने के लिए। पर ऐसा होगा क्या? आज होने क्या वाला है? लाइकलीहुड कोई आउटसाइड गुंजाइश जोशी सर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा कुछ हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, आज आरबीआई जो है, उस गवर्नर साहब ने कल भाषण भी दिया था और उन्होंने साफ कर दिया था कि ये एक प्रोसीजर है जिनमें उनको गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना है, और उसके आगे इसको पब्लिक को रिलीज नहीं किया जाएगा। वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कब वो करना चाहे। तो इसलिए एक तरह से ये इसका कोई कॉन्सिक्वेंस सिस्टम में नहीं होना चाहिए। ये इनकॉन्सिक्वेंशियल है मार्केट्स के लिए जो आज का इवेंट है। में कोई लेना देना नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी कल चैनल ने काटी भी थी वो स्पीच, टिकर टीम चला भी रही थी, हिंट दे दिया था उन्होंने, और एकदम क्लैरिटी, हमें तो पता भी नहीं चलेगा उस बैठक में क्या हुआ। कोई घबराने की जरूरत नहीं है भाई, तो इस इवेंट को हटा दीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरबीआई की एमपीसी से डीके सर सुबह सुबह एकदम क्लैरिटी के साथ बोलते हुए, डीके सर थैंक यू। तो हम अब एक और बस एक दिक्कत बैंक ऑफ इंग्लैंड की। बैंक ऑफ इंग्लैंड से हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं 75 बेसिस पॉइंट्स की, ऐसा वाइडली एक्सपेक्टेड है। और फिर उस अनाउंसमेंट के बाद शायद वो डविश साउंड करें, ऐसी एक्सपेक्टेशन माउंट हो चुकी है। पर फेड ने क्लियर कर दिया ऐसी एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए। पर ये सब सेंट्रल बैंक के एक्शन पे हम लोग 8 बजे और डिटेल में चर्चा करते रहेंगे। लेकिन अभी समझ लिया जाए मार्केट्स को अप्रोच क्या रखना है। निफ्टी बैंक की रणनीति क्या होगी? अच्छे मोमेंटम, अच्छी स्टीम थोड़ी सी फिजल आउट हुई थी कल के सेशन में, इसी इवेंट से पहले की नर्वसनेस प्ले आउट हो रही थी। और वीरू वो इवेंट था एक बड़ा बाइनरी इवेंट, एक गैप अप गैप डाउन की तैयारी हो गया, गैप डाउन अब 150 पॉइंट, 100-150 पॉइंट नीचे खुले चलिए, 18,000 18,050 के जोन्स को हिट करा, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, डेटा
क्या कह रहा था और अब तस्वीर कितनी बदल गई? देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। दिल्ली एनसीआर में और नॉर्थ इंडिया में जब नवंबर दिसंबर में फॉग काफ़ी होता है ना, तो एक चीज़ सिखाई जाती है कि चुपचाप पार्किंग लाइट जलाकर कोने पे खड़े हो जाओ। जब स्थिति सुधरेगी तो फिर ड्राइविंग करना शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है आज। हमने ये स्विंग आशीष लगभग आप देखें 17,630, 680 से 17,800, 900, 18, 18,1, 18,2 यहाँ तक का स्विंग मिला। 18,200 और इनफैक्ट 18,163 इस जोन को आपने परसों मेट कर लिया। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का बेस्ट आपने देख लिया। आज डिप मिलेगा, मेरे को नहीं मालूम कि आप देखें ये निफ्टी 18,000 को वॉलेट करेगा नहीं वॉलेट करेगा, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि इस इवेंट से पहले थोड़ा सा अगर आप देखें एफआईज इंडेक्स में अपने आप को प्रिपेयर करके गए थे एक डाउन साइड के लिए। देखिए कल उनकी तरफ से 1436 करोड़ रुपए की बाइंग थी, 1378 करोड़ रुपए की सेलिंग थी डीआईएस की। एफआईज ने कल इंडेक्स को थोड़ा शॉर्ट करके गए थे 629 करोड़ रुपए का, थोड़े लॉन्ग भी काटे थे उन्होंने यहाँ पर। और स्टॉक फ्यूचर भी अगर आप देखें थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने ट्रिम किया था अपना लॉन्ग और शॉर्ट किया था 1224 करोड़ रुपए का। आशीष, जिस जोन में हम खुलेंगे 18,000 और 17,800 ये 200 पॉइंट में इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो कि आज एक्सपायर होगा, प्लस मंथली कॉन्ट्रैक्ट, इसको मिला के करीब करीब 2.5 करोड़ या 3.25 करोड़ पुट्स खड़ी हुई हैं लगभग, आप समझ लीजिए। आई मीन सारी स्ट्राइक्स मिला के 17,800, 850, 900, 950, 18,000, 18,050 करीब करीब 2.5 करोड़ पुट खड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ अगर आप निफ्टी का राइजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें, आई मीन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, वो फ्लोट करता है करीब करीब 17,828 की रेंज में, 820 की रेंज में। तो आशीष, मैं इस इवेंट के मद्देनजर अभी ये प्रीएम्प्ट करने में मुश्किल मुझे हो रही है कि हम 18,000 को होल्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वी विल गिव अ स्विंग टुवर्ड्स 17,828। हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को मेट करने जाएंगे। आई थिंक मैं यहाँ पे आशीष थोड़ा सा पॉज लेना चाहूँगा आज। मुझे तस्वीर थोड़ी सी धुंधली नजर आ रही है, बट इस ओपनिंग के साथ एकदम से शॉर्ट कर दूंगा, नो, नॉट एग्जैक्टली। सो आई थिंक जो ट्रेड रहेगा आशीष आज का डेटा ड्रिवन रहेगा। अगर निफ्टी 18,000 पे इंट्राडे बेस बनाता है और ऊपर का रेजिस्टेंस 1 याद रखिएगा 18,080, 18,121 इसको वॉलेट करके देखिए। मैं बहुत ज़्यादा आज ऑप्शंस डेटा पे अगर आप देखें कल के रिएक्ट नहीं करूंगा। 18,000, 18,021 दोबारा रीगेन करके ऊपर चलने लगे तो हमें एक अच्छी क्लोजिंग मिलेगी क्लोजर टू 18,200। बट अगर हम 18,000 नहीं होल्ड कर रहे हैं तो पूरे दिन डिलेमा जो है वो बना रहेगा, ट्रेड नहीं मिलेगा आशीष। मैं आई थिंक आशीष यहाँ पे एक पॉज लेना चाहूंगा, नो ट्रेड ऑन निफ्टी। हाँ, 18,121, 18,080 रीगेन करे तो हमारी स्ट्रेंथ कायम रहेगी, बट नो शॉर्टिंग थॉट्स स्टिल बी वॉलेट 17,828 ऑन द डाउन साइड, द राइजिंग 10 डेमा प्लस सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक आशीष। 41,000 पे 40,500 पे हमारा एक बहुत बड़ा ऑप्शन बेस है। पिछले 4 दिन के 5 दिन के स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के बीच में हम इन जोन्स को वॉलेट नहीं कर रहे हैं। 40,500 के पुट अभी भी एक सब्सटेंशियल ओआई होल्ड करती है और ये पुट राइटर्स 40,500, 600, 700, 800 हर जगह परसिस्ट करते हैं। एंड 40,500 पे एक और इंपॉर्टेंस है आशीष, वो ये है कि हमारा राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसी जोन में आता है। तो मेरे ख्याल से इट्स एक्सपायरी डे आशीष, लेट्स वेट 18,000 और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के दोनों बेसिस पर नजर रखिएगा। होल्ड करेगा तो लॉन्ग ट्रेड लेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग अबव 40,500 ऑन निफ्टी बैंक और अबव 17,828 ऑन निफ्टी, नो शॉर्टिंग थॉट्स आशीष। भाई साहब, आज जरा साइडलाइंस पे बैठना है। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल के थ्रू हाईलाइट कर दिया गया, जब पिक्चर थोड़ी हेजी हो, जब थोड़ा सा क्लैरिटी ना हो, दिशा दिख नहीं रही हो, तो बेहतर है थोड़ा साइडलाइन पे बैठा जाए। इंपॉर्टेंट लेवल जो हैं, जो वॉच आउट करने हैं, वो आपकी स्क्रीन पर। आज मैंने सुना आपकी डबल दिहाड़ी का दिन है। यस, आज ओवर टाइम मिलेगा मेरे को। अच्छा, क्या है भाई आज की स्टॉक से न्यूज़? अच्छा, बहुत सारे रिजल्ट्स भी थे छोटी छोटी कंपनियों के और कुछ खबरें भी थी, तो उसमें से कुछ प्रमुख इसमें से महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स के सेकेंड क्वार्टर के नंबर आए हैं। एस्टिमेट से थोड़ा नीचे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया आया है और एनपीएस सिग्निफिकेंटली कम किए हैं, ग्रॉस लेवल पे भी और नेट लेवल पे भी। तो मुनाफा जो है करीब 56% कमज़ोर हुआ है, 448 करोड़ आया है। एक्सपेक्टेशन थी कि 458-60 करोड़ के करीब आना चाहिए। ब्याज से जो आय होती है वो
1.6% बढ़ के 1517 करोड़ आई है। अनुमान था कि 1590 करोड़ आना चाहिए, लेकिन चूंकि एनपीए अच्छे हैं तो आप हो सकता है बाजार इसको लाइक करें, मिक्स नंबर कह सकते हैं आप। डालमिया भारत के नंबर देखने में आपको बहुत वीक लगेंगे हेडलाइन नंबर्स, लेकिन अनुमान भी बाजार का ऐसा ही था कि इसी तरह के नंबर आने वाले हैं, तो इनलाइन कह सकते हैं आप। प्रॉफिट 50 करोड़ है जो 203 करोड़ से गिर के आया है, अनुमान लेकिन 40 करोड़ का था, तो आप कह सकते हैं कि अनुमान भी इतना नीचे था कि उसके हिसाब से ठीक कह सकते हैं आप। रेवेन्यू में 15% की उछाल आई है, 3000 करोड़ का अनुमान था, 2971 करोड़ का अनुमान आया है। कामकाजी मुनाफा 40% गिरा है, अनुमान 385 करोड़ का था, 370 करोड़ आया। तो नंबर में तेज़ गिरावट है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है, इसलिए हो सकता मार्केट उसी हिसाब से इस पर रिएक्ट करता हुआ दिखे। रिलैक्सो फुटवेयर के नतीजे वीक कहना चाहिए। रेवेन्यू में 6.25% की गिरावट आई, 670 करोड़ है, और एबिटा लेवल पे 49% की कमी है, 59 करोड़ है। मार्जिन 16 से गिर के 8.5-9% के 9% के आसपास हो गया है, और मुनाफा 67% गिरा है। इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ये रिजल्ट मुझे लगता है खास तौर पे लोगों को एनालाइज करना चाहिए। कंपनी को खुद मान रही है कि महंगाई के कारण जिस क्लास को सर्व करती है मास सेगमेंट में, वहाँ लोगों की परचेजिंग पावर पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है। अब इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो वैसे ही मासेस के लिए हैं, सस्ते वाले प्रोडक्ट हैं। अगर वहाँ इस तरह की दिक्कत आ रही है तो ये एक इकोनॉमी के लिए भी एक चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेट्रो ब्रांड्स के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और इनके ख़राब आ रहे हैं तो ये एक कंसर्न की बात इकोनॉमी के लिए होनी चाहिए। एमटार के रिजल्ट्स ठीक कह सकते हैं आप, अच्छे नंबर हैं यहाँ पे। 19 के सामने 25 करोड़ का मुनाफा दिखाया इन्होंने, और 91 के सामने 126 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने दिखाया है। हालांकि मार्जिन 32 से घट के 27% पे है, लेकिन वॉल्यूम जनरेट किया है तो शायद मार्केट इसको एडजस्ट करेगा। कामकाजी मुनाफा अच्छा है, 29 के सामने 35 करोड़, तो नंबर ठीक माने जाने चाहिए इसके। त्रिवेणी टरबाइन में दो खबरें हैं। एक तो इन्होंने रिजल्ट्स जो पेश किए हैं वो वीक रिजल्ट्स हैं, एक्सपेक्टेशन भी वैसी ही थी। दूसरी, इनकी बाईबैक पे मंजूरी मिल गई है, 350 रुपये पर शेयर पे ये बाईबैक किया जाएगा, और कंपनी इस पर 190 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आखिरी में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे ध्यान रखिएगा। कल एक खबर निकल के आई है, जैसे आपको याद होगा कि एलपीजी के लिए सरकार ने मदद की थी कंपनियों के अंडर रिकवरी घटाने के लिए, वैसे ही अब ये चल रहा है कि शायद इनको पेट्रोल डीजल पे जो नुकसान हो रहा है उसके लिए भी सरकार मदद कर सकती है। तो ओएमसीज में हो सकता है कि इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिले, क्योंकि एलपीजी की सब्सिडी जब इनको दी गई थी तो आप आईओसी के रिजल्ट देखिए ठीक दिखने लगे थे। तो अगर ये वाली रिकवरी भी इनको मिल जाती है तो डेफिनेटली इनको काफ़ी फायदा होगा। तो ओएमसीज रडार पर रहने चाहिए। ये अच्छा है, सरकार एक्सेप्ट कर रही है। बीच में तो खबरें थी कि साल वो पेट्रोल डीजल के दाम घटवाएगी, वो इलेक्शन रिलेटेड लग रहा था, लेकिन ये सैनिटी लौट रही है। करा भी था, ऐसा नहीं तो नहीं अनाउंस करा, आईओसी की वेबसाइट पे आया भी, फिर वापस ले लिया गया वो कदम। तो अच्छी चीज है ये तो ओएमसी के लिए अच्छी खबर है बाय द वे। ओएमसीज की अच्छी खबर है, यस। अच्छा, क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, और हमें रिएक्ट करना है उस फेड पॉलिसी के आउटकम पर। हमारी अपनी आरबीआई की अनशेड्यूल्ड एमपीसी, शायद पता भी नहीं चलेगा क्या निकल के आया, कब खत्म हुई, क्योंकि जोशी सर कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में कुछ खबर आएगी नहीं। कोई घबराने की जरूरत नहीं, छोड़ देते हैं इसको। बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी मीट, 75 बेसिस पॉइंट्स का हाइक होगा, अब तक का सबसे तगड़ा क्वांटम हाइक। इससे पहले दो जो थे 50-50 बेसिस पॉइंट्स के हाइक थे, 75 की शायद तैयारी है, वाइडली एंटिसिपेटेड। 3 निफ्टी की कंपनीज, एचडीएफसी, हीरो मोटोकॉर्प, अदानी इंटरप्राइजेस के नंबर्स। वायदा बाजार की 5 कंपनियां, अमरा राजा, कोरोमंडल इंटरनेशनल, एचपीसीएल, वोडाफोन आइडिया और एसआरएफ, 5 के नंबर्स आ जाने। कैश मार्केट पे नहीं जा रहा मैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड डेट्स हैं वो भी छोड़ देता हूं, टीम अपडेट कर देगी टिकर पे, और मेरे ट्विटर आईडीज पे हम लोग के मिल जाएगा आपको। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन इंपॉर्टेंट। 2 आईपीओ खुल रहे हैं, पहला लेकर आइए जो बड़ा है, ग्लोबल हेल्थ। ग्लोबल हेल्थ से कंफ्यूजन हो तो इस हॉस्पिटल ब्रांड को तो हम सब जानते हैं शायद, मेदांता, गुरुग्राम वाले, एनसीआर वाले और देश भर वाले जानते हैं। आज से खुला है, मंडे को आईपीओ बंद होगा। 319 से 336 रुपए का प्राइस बैंड, 2200 करोड़ रुपए का इश्यू। दूसरा आईपीओ खुल रहा है, ये भी ब्रांड से जाना माना है, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल। आज खुलेगा, मंडे को ये भी बंद होगा। 285 से 300 रुपीज का प्राइस बैंड, 880 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। इन पे आगे चर्चा कर लूंगा आईपीओ पे। वो जो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस खुला हुआ है उसका आज डे 2 है आईपीओ का।
हमारे सर्विसेज पीएमआई, हमारे कंपोजिट पीएमआई के आंकड़े आज सुबह 10:30 बजे आएंगे। जापान का बाजार बंद है, निकई वो टिकट टीम चला भी रही है। दरअसल आज कल्चर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं वहां के लोग। यूएस का एक और इंपॉर्टेंट आंकड़ा आज शाम को आएगा, जॉबलेस क्लेम्स का, वहां के ट्रेड बैलेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आंकड़ा, उनका भी सर्विसेज पीएमआई, पूरे यूरोजोन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा सामने। यूएस में पेपैल, पेट्रोब्रास, स्टारबक्स जैसी कंपनीज के नंबर्स। स्टारबक्स से याद आया, कई लोगों को स्टारबक्स की कॉफी से ही फिर सरदर्द ठीक होता है। कोस्टा कॉफी भी दूसरी है। आपको भी ऐसा कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, मुझे चाय से। हाँ, अच्छा, आई नहीं अपनी तो ठीक चाय है, आप अभी तक। नॉर्मल। हाँ, चाय भी नहीं आई। 7 असेंबली सीट्स 6 स्टेट्स में आज बाय इलेक्शन, जिनके रिजल्ट 6 नवंबर को आएंगे। ताइवानीज इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर गोगोरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी बाइक स्क्रीन पर आएगी, ईवी। ये इंडिया के 2 व्हीलर मार्केट पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने अपने प्लान्स अनाउंस करने हैं आज। ध्यान रखिएगा, जिस कंपनी का नाम ले रहा हूं, गोगोरो, 2021 में हीरो मोटोकॉर्प के साथ उन्होंने करार भी कर रखा है भारत के बाजार के लिए। तो हीरो मोटोकॉर्प भी रडार पर रखिएगा। गोगोरो के प्लान्स अनवेल होंगे। बाइक की इमेज नहीं दिखाई डॉक्टर साहब ने। और आज साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, 1:30 बजे वो मुकाबला T20 का, जिसमें पाकिस्तान नहीं जीतता तो न्यूमेरिक कैलकुलेशंस के भी बाहर हो जाएगा। कल भी बहुत दुखी थे वो। हाँ, कल बच गए। वैसे बांग्लादेश ने खिला तो अच्छा। वो कौन बैट्समैन था, वो ओपनर गजब करके गया। लिल्टन। नहीं, हाँ, गजब। बढ़िया खेला था। नहीं, अच्छी कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो कोशिश सब ध्वस्त हो गई थोड़े देर। डायरेक्टर साहब पिछले 5 मिनट से कह रहे ओवर जा रहे हैं। ओवर, मैं ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पर कमोडिटी मार्केट का क्विक चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज के लिए आज एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती सुबह जुड़ती। वंदना, हाय, गुड मॉर्निंग। कहां कमाई होने वाली है मैम? गुड मॉर्निंग आशीष। एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे 75 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे एक इजाफा हुआ इंटरेस्ट रेट में, लेकिन सिल्वर ने इंडिकेशंस दिया है, यहाँ पे सेलिंग इंडिकेशंस ही दिए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे सिल्वर में सेलिंग में बने रहना चाहिए। 58,750 पे एक सेल करना होगा। 58,300 का यहाँ पे एक टारगेट होगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 58,950 का। और मेरे ख्याल से एक करेक्शन मोड जो है वो ऑन होना चाहिए यहाँ पे बुलियन काउंटर में भी आशीष। बिल्कुल ठीक है, ये है आपके लिए बढ़िया सा ट्रेड वंदना की तरफ से। वंदना जी, थैंक यू सो मच। जाता था SGX निफ्टी दबाव के साथ शुरुआत होगी उस फेड मीट के आउटकम, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आउटकम के बाद, और आज थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला बाजार। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।